वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की जो प्रमुख धाराएं हैं उनको करवा दीजिए। तो चलिए भाई, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये जो शानदार पीडीएफ है, ये हमारी पेड पीडीएफ है जो कि बीपीओ के ग्रुप में दी गई है। इसमें सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, तो उसी से जो है आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे ग्राम सभा की। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन हम इसमें जो अधिनियम है उनकी बात करेंगे। तो पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा को धारा 2G में परिभाषित किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, किस में है ये धारा, ये है धारा 2G में। ठीक है, होती क्या है, तो किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित, ठीक है, यानी किसी भी ग्राम पंचायत में जितने भी 18 साल से प्लस के लोग होते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो धारा 2G में इसकी परिभाषा है और धारा 3 में क्या है, ग्राम सभा की स्थापना या गठन। किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा एक ऐसे नाम जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। प्रतिबंध यह है कि जहां ग्राम सभा के ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी ग्राम सभा का नाम क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी भी पंचायत में 3 गांव हैं A, B, C, लेकिन B की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो जब उस ग्राम सभा का नाम रखने की बात आएगी तो जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वही को हम रखेंगे, तो B इसमें जो है काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नियम जो है ये आपको याद रखना है। ये नियम किस में है, ये नियम है पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 3 में। ठीक है, हाँ यही है, बाकी सब जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस इसमें जो है जो नियम है उनकी हम बात करें। वही लिखा हुआ है, ग्राम सभा में मूल रूप से गांव के सभी निवासी शामिल होते हैं जो मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र होते हैं, यानी 18 साल से ऊपर के होते हैं। ग्राम सभा को पंचायती राज संस्थान की आत्मा कहा गया है, ये पॉइंट पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। ग्राम सभा को गाँव की आम सभा या कभी कभी गाँव का समूह माना जाता है। ग्राम सभा का कार्य उन आवश्यकताओं का आकलन करना होता है जिन पर ग्राम पंचायतें कार्य कर सकें। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा भी कर सकती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ग्राम सभा ने कोई फैसला ले दिया तो वो फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा, हर जगह माना जाएगा। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा हर जगह मान्य होता है। ग्राम सभा का प्रस्ताव हर जगह मान्य है, हर जगह, क्योंकि अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है भाई, ध्यान रखना। अब आगे है धारा नंबर 11। ये क्या है, ग्राम सभा की स्थापना और कृत्य। तो ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें होती हैं, नॉर्मली 2 बैठकें होती हैं। एक खरीफ की, ठीक है, जिसे खरीफ बैठक कहते हैं, एक रबी की जिसे रबी बैठक कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बाकी सब वही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे गाँव के प्रधान जी, ध्यान रखिएगा। प्रतिबंध यह है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांगे जाने अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय बैठक बुला सकता है। कोरम कितना होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1/5 होता है। ठीक है, हालांकि अगर पहली बैठक में कोरम पूरा ना हो तो पहली बैठक स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद जो दूसरी बैठक बुलाई जाती है उसमें किसी कोरम की आवश्यकता नहीं है। सब मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले ही। फिर है धारा नंबर 12, ग्राम पंचायत क्या होती है। अधिनियम की धारा नंबर 12 में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, हाँ कितना मेंबर होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर देख लो, वही है 1000 तक जो मेंबर होंगे 9 होंगे, 1000 से 2000 यहाँ पर मेंबर 11 होंगे, 2000 से 3000 13 होंगे और 4000 से ज़्यादा होने पर 15 होंगे। सब हम पढ़ चुके हैं। धारा नंबर 11A और 11 खा, प्रधान का पद और इसकी निर्वाचन रीति। इस अधिनियम की धारा 11A में ग्राम पंचायत को पंचायत के अध्यक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रधान पद में निर्वाचित हेतु आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति इसी धारा से प्राप्त हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, धारा नंबर 11A जो है ये पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति जो है ये प्रदान करती है, याद रखना। ठीक है, 11 खा क्या है, 11 खा है प्रधानों का निर्वाचन। तो कैसे होगा, तो जिस गांव के निवासी होते हैं वही लोग जो है अपना प्रधान चुनते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अन्य गांव का व्यक्ति किसी अन्य गांव में जाकर के प्रधान के चुनाव में वोट डालाए, है ना। तो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से ही किसी को प्रधान के रूप में निर्वाचित किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, चलिए, पहले इसमें उप प्रधान का भी पद होता था, किंतु 2007 से जो है उत्तर प्रदेश में उप प्रधान जैसा कोई पद नहीं होता है, ध्यान रखना। अब कुछ लोग कहेंगे वो जो मूवी हमने देखी थी पंचायत, उसमें तो उप प्रधान था, तो वो मूवी है, उसको मूवी की तरह ही लीजिए आप, ठीक है। उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हालत दिखाई गई है सचिव की, बट वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सचिव जो है बहुत मौज से और बहुत ठाठ से रहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने तो खैर देखे भी ना होंगे, लेकिन मैं अब देखता हूँ तो कोई सचिव मुझे ऐसा नहीं दिखता जिसके पास 7 सीटर कार ना हो, एक ड्राइवर ना हो और एक अपना असिस्टेंट खुद का व्यक्ति ना हो। बात समझ रहे हैं। कार तो रखते हैं लेकिन कार खुद नहीं चलाते, ड्राइवर रखते हैं और अपना काम करवाने के लिए एक व्यक्ति को रखते हैं जो उनका सारा काम करता है, तो ठाठ से रहते हैं। खैर, तो मूवी को मूवी की तरह ही देखिए, ठीक है। तो याद रखना, अब उप प्रधान जैसा कोई पद नहीं है। खत्म कब हुआ है? 2007 में। न्याय पंचायत की बात करते हैं। न्याय पंचायत का आशय उक्त निकाय से है जो ग्राम स्तर पर ही विधिक विवादों का निष्पादन करती है। देखो, न्याय पंचायत का मतलब है कि गांव के छोटे छोटे मामले जो हैं, है ना, लड़ाई दंगा, छोटा बहुत किसी ने किसी को गालियां दे दी, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उनको जो है छोटे मोटे स्तर पर ही उन्हें सुलझा देने का जो मामला है वो न्याय पंचायत का है। न्याय पंचायत को सभी दीवानी और आपराधिक मामलों के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद निस्तारण करने की बाध्यता होती है। यानी अगर कोई मामला न्याय पंचायत में आया, सरपंच जी के पास आया, तो 42 दिन में उसे ख़त्म करना है। जिन मुकदमों को न्याय पंचायत में चलाने की अनुमति है उनका उल्लेख इस अधिनियम के परिशिष्ट नंबर 10 में किया गया है। छोटे मोटे मामले होते हैं, ऐसा नहीं तुम किसी की हत्या करके जो है सरपंच जी के पास चले जाओ और उन्हें कुछ पैसा वैसा खिला के छूट जाओ, ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं। इस अधिनियम में प्रत्येक मंडल के लिए न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। धारा 2D में एक मंडल सर्किल को परिभाषित किया गया है। मंडल का अर्थ है वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। प्रत्येक मंडल में ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अधीन कई क्षेत्र शामिल हैं, बशर्ते ये क्षेत्र जहाँ तक संभव हो सन्निहित हों। पंचायत निदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट को न्याय पंचायतों के सृजन करते समय निम्नलिखित चीज़ों पर विचार करना होगा। न्याय पंचायत मतलब इंग्लिश में हो गया क्लस्टर, ध्यान रखना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको क्लस्टर ही मिलेगा, न्याय पंचायत ही मिलेगी, ठीक है। हाँ, और एक न्याय पंचायत में एक से अधिक पंचायत होती हैं, लेकिन जो गांव बड़े हैं उनमें एक ही जो है एक क्लस्टर में एक ही गांव होता है। तो ये बात आपको समझने वाली है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें क्लस्टर को बनाते समय ध्यान रखी जाती है? न्याय पंचायत की स्थापना हेतु जिले के विभाजन के आधार पर गठित मंडलों की संख्या, प्रत्येक मंडल में कितना क्षेत्रफल सम्मिलित किया जाए। न्याय पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं तथा पंचों की संख्या प्रत्येक न्याय पंचायत में शामिल ग्राम सभा की संख्या पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत का सदस्य यानी पंच बनने की पात्रता। पंच बनने के लिए व्यक्ति को हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए और 30 वर्ष की आयु का अधिक होना चाहिए। ध्यान रखना, ये पंच बनने की योग्यता है, ये प्रधान बनने की योग्यता नहीं है। प्रधान बनने की योग्यता में कहीं भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। वहाँ पर एज चाहिए 21, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे मत सोच लेना कि पंच बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो प्रधान बनने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी चुनावी पद के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत छोटे छोटे मामले आते हैं तो न्याय पंचायत अधिकतम 250 रुपये तक का अर्थदंड लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को जेल में डाल दे, ठीक है। अब जैसे बताया गया है कि गांव में किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो मनचले को पकड़ लिया और कहा कि इसका सर जो है मुड़वा दो, चप्पलों की माला पहनाओ और गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमा दो। तो इस तरीके के काम जो है पंचायत करती है, मतलब सरपंच जी। अब देखो, ग्राम पंचायतों का स्वरूप, गठन तथा पंचायत की समितियां। पंचायत स्तर पर और विशिष्ट स्तर पर पंचायत गठन के लिए जनसंख्या का मानदंड। जिला पंचायत जो बनती है प्रत्येक सदस्य 50,000 की आबादी पर निर्वाचित होता है, मेंबर की बात कर रहे हैं हम। क्षेत्र पंचायत में प्रत्येक सदस्य 2,000 की आबादी पर आता है और ग्राम पंचायत में अगर 500 तक की आबादी है तो 7 सदस्य, 500 से 1,000 तक की है तो 9 सदस्य, 1,000 से 2,000 तक की है तो 11। अच्छा, यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में यही वाला चलता है, ये वाला नहीं चलता अपने यहाँ पे, ये वाला नहीं है, क्योंकि किसी गांव में 500 से कम आबादी है ही नहीं। आबादी की क्या कमी है, हमारे यहाँ पे दनादन आबादी है। लेकिन हाँ, जो पहाड़ी स्थल हैं, है ना, जो जंगली इलाके हैं, वहाँ पर ये नियम चलता है, बट यूपी में ये नियम नहीं चलता। यूपी में डायरेक्टली जो है 1000 से स्टार्ट होता है।
तो 1000 से 2011, 2000 से 3013 और 3000 से ऊपर जो है 15 सदस्यों का प्रावधान है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब नाम क्या होते हैं? तो ग्राम पंचायत के हेड को कहते हैं प्रधान, क्षेत्र पंचायत के हेड को कहते हैं प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, और जिला पंचायत के हेड को कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों पर समुचित कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जुलाई 1999 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर में 6 स्थायी समितियों के गठन किए जाने का आदेश दिया था। इसमें विभिन्न स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण दिया गया है। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी ये टॉपिक जो है मैं बता चुका हूँ। पंचायत की जो 6 स्थायी समितियाँ होती हैं उनमें कौन क्या क्या होता है, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं देखा है तो जा करके देखिए समिति वाला वीडियो, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। दोबारा डिस्कस करके आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसको देखो ज़रा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा नंबर 28 ख के अधीन भूमि प्रबंध समिति। देखो, भूमि प्रबंधन समिति में एक चीज़ ध्यान रखना, शेष जितनी भी समितियां होती हैं, ठीक है, उन समितियों में जो सचिव का पद होता है वो ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी कह लो या ग्राम विकास अधिकारी कह लो, एक ही बात है। लेकिन भूमि प्रबंधन समिति में सचिव का पद ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के पास नहीं होता, बल्कि ये होता है लेखपाल के पास। क्योंकि भूमि की बात है ना, तो भूमि में हम लोग को क्या पता है भाई, भूमि में तो लेखपाल साहब ही देखेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से धारा नंबर 28 का में समस्त संपत्ति जिसके अंतर्गत सामान्य प्रबंध, परीक्षण तथा नियंत्रण का भार शामिल होता है। भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, किंतु इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी भी परिसंपत्ति का अंतरण शामिल नहीं है। वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास ये भूमि प्रबंधन समिति का काम है। आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास, हाटों तथा बाजारों मेलों का प्रबंधन करना भी इसका काम है। मीनाशय, मीनाशय मतलब यहाँ पे मीन मतलब मछली तालाब की बात हो रही है, ठीक है, इनका विकास। जो चकबंदी में सहायता देना ये इनका काम है। ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कुकृत्यों से संबंध अथवा उससे उद्धत होने वाले वादों तथा कार्रवाइयों का संचालन तथा अभियोजन उत्तर प्रदेश जमींदारी तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 या अन्य किसी अधिनियमित के अधीन भूमि प्रबंधन समिति विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का संपादन। और थोड़ा क्लिष्ट भाषा है तो आप इसको इतना टेंशन मत लो, जो मैंने बताया कम से कम उतना आप याद रखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। धारा नंबर 26 में क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है तथा प्रधान से ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंध विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। धारा नंबर 37 क्या कहती है? पंचायत को करों, शुल्कों का आरोपण तथा उनसे छूट देने का अधिकार। जैसे मैंने बताया कि अगर ग्राम पंचायत चाहे तो अपने क्षेत्र में जो भी फैक्ट्री वगैरह है उन पर टैक्स लगा सकती है ग्राम सभा के प्रस्ताव पास करने के बाद। धारा 38 क्या है? अधियों की वसूली तथा निधि तथा लेखों का परिरक्षण। प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी रीति से जो विहित की जाए पंचायतों के करों तथा आदियों की वसूली तथा अपनी निधियों की अभिरक्षा तथा लेखों के रखरखाव तथा प्रबंध करने का अधिकार होगा। धारा 9 क्या है? यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो ग्राम पंचायत या संबंधित ग्राम पंचायत में होने वाले किसी भी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, आपको वोट डालने का अधिकार है। और किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त होने के लिए भी वह पात्र होगा। अगर आप गांव की निर्वाचक सूची में शामिल हो तो आप प्रधानी का चुनाव भी उसमें भी खड़े हो सकते हो, बीडीसी के चुनाव में खड़े हो सकते हो और चाहो तो वोट भी दे सकते हो। धारा नंबर 14 में प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया देखते हैं। ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए, जिसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जाए। ग्राम सभा के सभी उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। यानी आज इलेक्शन हुआ है तो ऐसा नहीं है 6 महीने बाद ही आपने उसे हटाने का प्रस्ताव रख दिया। इतना ही बुरा था तो फिर चुनाई क्यों? और चुना है तो कम से कम देखो, फिर उसे समय दो। तो कम से कम 2 साल तक ये बैठक नहीं बुलाई जा सकती। प्रधान को हटाने के लिए नियम है, याद रखना। धारा नंबर 15 क्या है?
राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर ग्राम पंचायत विभिन्न कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी। धारा नंबर 16, कृत्य जो कि किसी ग्राम पंचायत को समानुदेशित किए जा सकते हैं राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। निम्नलिखित में से सभी कृत्यों को ग्राम पंचायत को समानुषित कर सकती है, अर्थात पंचायत क्षेत्र में किसी वन की व्यवस्था या अनुरक्षण आप जो है कर सकते हैं पंचायत के अधीन। पंचायत भूमि के भीतर किसी सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था, ठीक है, उस पर बाजार हाट या दुकानें बनवा दी तो उसे किराया आ रहा है। किसी कर या भू राजस्व का संग्रह तथा संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण भी आप जो है कर सकते हैं। धारा नंबर 16 देखिए, अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार। ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वह ऐसे धन और ऐसी संस्थाओं या कार्यों को जो उसके अधिकार सीमा से बाहर है उनकी सहायता भी कर सकती है, ठीक है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष रूप से आज्ञा दी गई हो। यानी अगर पंचायत चाहे तो किसी काम को कराने के लिए चंदा भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। धारा नंबर 17, सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं। धारा नंबर 18, सफाई के सुधार के लिए आदेश देने का ग्राम पंचायत का अधिकार। ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को, अध्यासी मतलब जो वहाँ निवास कर रहा है, को उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करके उसको एवं उसकी सफाई के सुधार हेतु अनुपालन का यथोचित समय देकर आदेश दे सकती है। यानी गांव में अगर कोई ज़्यादा गंदगी फैला रहा है तो नोटिस जारी कर दो उसके खिलाफ, ठीक है। धारा नंबर 19, ग्राम पंचायतों को स्कूल तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार का भी अधिकार है। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के अधीन जितनी भी चीज़ें आती हैं वो उन सब पर जो है ग्राम पंचायत सचिव का अधिकार है। एक सचिव जो है, यानी आप लोग जो है जब बन जाओगे ना कल को, तो स्कूल की चेकिंग भी कर सकते हो। हालांकि उसका ग्रेड पे आपसे बहुत ज़्यादा है, वो सिल्दी आपसे बहुत ज़्यादा पा रहा है, लेकिन आपको ये अधिकार है कि आप चेकिंग कर सकते हो। शिक्षा के स्तर की, खाने की भी आप चेकिंग कर सकते हो, ये आपको अधिकार है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि स्कूल है तो स्कूल आपके अधीन नहीं है, आपके अधीन है, लेकिन हाँ लोग चेक करते नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। इतना समय किसके पास है किसी को जाके परेशान करे, लेकिन हाँ अधिकार तो है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल या अस्पताल की स्थापना करने का व सड़क व पुल बनाने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को है, जैसा कि मैंने बताया। और सरकारी सेवकों की सहायता, धारा नंबर 21, यदि राज्य सरकार ऐसा भेद करे कि जहाँ तक व्यवहारिक हो, ग्राम पंचायत किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में कर्तव्य पालन करने में सहायता देगी, देती भी है। जैसे पंचायत घर बने होते हैं, पंचायत घर पे जो है एग्रीकल्चर वाले भी आते हैं, राजस्व वाले भी आते हैं, पंचायत का तो है ही, पंचायत वाले तो रहते ही हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है आकर के वहाँ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। अगली क्लास में जो और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो रह गए उनकी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें नई धाराएं आपको मिली होंगी, इनको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो यार, ज़्यादा अब समय नहीं है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए SC ST टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत कम रुपए में है, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है, मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।